नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्य के मुख्य सचिव ने आज कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में मेले से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की प्रगति का जायजा लिया और संबंधी विभागों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा कि कुंभ मेला एक विशाल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, इसलिए सभी तैयारियां समय तय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क, पानी, बिजली और स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों और संबंधी एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में आए सुझावों पर गंभीरता से चर्चा हुई और उन्हें योजनाओं में शामिल करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने और जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय परीक्षण महाअभियान के तहत मसूरी में आयोजित कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीतियों और केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत नेतृत्व के कारण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और नरेंद्र मोदी और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देश प्रदेश की तेजी से विकास कर रही है। 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने को कहा और दोबारा बीजेपी सरकार बनाने का भरोसा जताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आंतरिक कलह और उलझा बताया। विकास कार्यों पर उन्होंने बताया कि मसूरी देहरादून मार्ग पर दूसरा बैली ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 16 अप्रैल तक इसे तैयार होने का लक्ष्य है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में समय समय पर कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति व कार्यक्रम की जानकारी देते इस प्रकार के अभियान लगातार चलते रहते हैं। अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शिक्षा महाअभियान पूरे देश में चल रहा है। आज मसूरी विधानसभा में मसूरी मंडल का प्रशिक्षण करते यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कई विषयों की जानकारी हमारे कार्यकर्ताओं को दी गई है, क्योंकि हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं। पार्टी के कार्यक्रमों को किस प्रकार जनता तक ले जाएं और वहीं हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मसूरी में बजरंग दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए और जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारों से शहर गूंज उठा। यात्रा के दौरान भजन कीर्तन, झांकियां और पुष्प वर्षा ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। कचहरी परिसर में पूजा अर्चना के साथ प्रसाद वितरण किया गया। वहीं मसूरी ट्रेडर्स और वेलफेयर एसोसिएशन ने साईं मंदिर के पास श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा। एसोसिएशन अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में एकता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लोगों के भीतर सकारात्मक ऊर्जा संचार करते हैं और जीवन में सेवा, समर्पण और अनुशासन की भावना को जागृत करते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान हनुमान का जीवन हमें शक्ति, निष्ठा और भक्ति का संदेश देता है और आज के दौर में जब समाज कई चुनौतियों से गुजर रहा है, ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन लोगों को एकजुट करने और समाज में सौहार्द बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्तों में बहुत ही हर्षोल्लास था और हनुमान जी को लेकर जो भावना लोगों में आज दिखी वो एक आस्था की बहार थी। इस आस्था की लहर में आज समस्त मंदिरों में पूजा अर्चना हुई, प्रसाद वितरण हुआ। खासकर कचहरी स्थित हनुमान मंदिर में, धूमनगंज स्थित हनुमान मंदिर में, सुमित्रा भवन स्थित मंदिर में और समस्त लंडौर सनातन धर्म मंदिर, राधाकृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हमारे पांडुगंज सनातन धर्म मंदिर, चिगरेक वाले मंदिर, समस्त मंदिरों में आज पूजा अर्चना करी गई। हनुमान जी को प्रसाद का भोग लगाया गया, प्रसाद को बांटा गया, भजन कीर्तन हुए। इनके साथ साथ आज बजरंग दल द्वारा
एक युवा बजरंग दल साथियों ने आज एक गाड़ियों में एक रैली भी निकाली। खबर लश्कर से है, जहां निरंजनपुर सहकारी समिति के कर्मचारियों ने चेयरमैन के 6 महीने का वेतन रोकने का आरोप लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर शीघ्र उनका वेतन नहीं दिया गया तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। समिति के कर्मचारियों का आरोप है कि चेयरमैन की हठधर्मिता के चलते उनको 6 महीने का वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वही समिति के एडीओ का कहना है कि कल ही मामला उनके संज्ञान में आया है और चेयरमैन से बात कर समस्या का समाधान किया जाएगा। वही समिति के एडीएम हरेंद्र चौहान का कहना है कि उन्होंने इस बाबत कई बार चेयरमैन से बात करनी चाहिए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया और अब उनका फोन उठाना भी गवारा नहीं समझा है, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं चेयरमैन की मंशा साफ नहीं है और अब देखना होगा कि कब कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन मिल पाएगा। ये मैं निरंजनपुर किसान सेवा सहकारी समिति से हूँ और जो चेयरमैन साहब है, जानकारी मिली है कि चेयरमैन साहब ने वेतन के लिए मना किया है और सभी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है। कितने माह का रोक रखा है? ये 6 माह का रोक रखा है। क्या इससे पहले आपने चेयरमैन साहब से बात किया? नहीं, मैंने की नहीं इस बारे में। वहीं चारधाम यात्रा 2026 को लेकर सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस बार यात्रा मार्ग पर व्यापक चिकित्सा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। लगभग 1350 डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी, जिसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों के चिकित्सक शामिल होंगे। ये डॉक्टर यात्रा के दौरान विभिन्न पड़ावों पर श्रद्धालुओं को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेंगे। यात्रा मार्ग पर 25 मेडिकल रिफिल पोस्ट भी उपस्थित की जाएगी, जहां इमरजेंसी स्थिति में तत्काल इलाज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों में भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। डीजी हेल्थ की जानकारी देते हुए भी तैनात किए जाने वाले डॉक्टरों को विशेष परीक्षण दिया जा रहा है, ताकि वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं और आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से निपट सके। सरकार का उद्देश्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुनिश्चित और सुगम यात्रा अनुभव मिले, जिसके लिए सभी संबंधी विभागों के बीच बेहतर समन्वय उपस्थित की जा रही है। देखिए, अभी चारधाम यात्रा हमारी शुरू होने वाली है 19 तारीख से और स्पेशली जो हम लोगों के जो हर साल की तरह जैसे तैयारी हमारी होती है, वो तैयारी हमारी चल रही है और काफ़ी कुछ हो चुकी है। तो डॉक्टर्स जो हमारे टोटल डॉक्टर्स हमारे लगते हैं ट्रांजिट और हमारे जो है चारधाम के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें डॉक्टर एंड पैरामेडिकल जो है वो लगभग हमारे 1350 करीब लगते हैं। तो वो ड्यूटी हमारी लग चुकी है और विशेषज्ञों की भी हम लोगों ने लगा दी है। इस पे वहीं चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा हुआ है। इसी क्रम में केदारनाथ विधायक ने यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न पड़ावों, मार्गों और सुविधाओं का बारीकी से अवलोकन किया। विधायक ने अधिकारियों से अब तक की तैयारियों का विस्तृत जानकारी ली है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाए। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष फोकस किया गया। संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाए और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रशासन का लक्ष्य है कि चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। वहीं नैनीताल में यातायात नियमों का उल्लंघन और वीआईपी कल्चर दिखाना यूपी के एक बीजेपी विधायक के पुत्र को महंगा पड़ गया। माल रोड पर जाम के दौरान बिना अनुमति हूटर बजाने और एसडीएम से बहस करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन को सीज कर दिया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की जहानाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र पटेल का पुत्र राहुल पटेल इन दिनों नैनीताल घूमने आया हुआ था। सोमवार को माल रोड पर भारी जाम के दौरान उसके
चालक ने बिना किसी आपात स्थिति अपनी कार में हूटर बजाना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद एसडीएम ने हूटर की आवाज सुनकर अपना वाहन किनारे कर दिया, लेकिन वाहन संदिग्ध देखते हुए एसडीएम ने वाहन को रुकवाया और चालक से पूछताछ की। इस दौरान चालक ने विधायक का वाहन होने की बात कही और जब एसडीएम ने विधायक की जानकारी मांगी तो उनका बेटा कार से ही गलती स्वीकार करने की बजाय एसडीएम से बहस करने लगा। साथ ही यूपी के सीएम और अन्य अधिकारियों से बात करने की भी धमकी देने लगा। वहीं खटीमा में अवैध कटान और पशु अवशेषों के खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। चर्बी से भरे कैंटर पकड़े जाने के बाद आज प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। इस्लामा नगर गोटिया स्थित सलाद हाउस के पास जब टीम ने छापेमारी की तो वहां का नजारा देख अधिकारी भी दंग रह गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार वीरेंद्र सजवान के नेतृत्व में तहसीलदार प्रशासन और पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने इस्लामा नगर में दबिश दी। इस दौरान सलाद हाउस के पास एक मकान और उसके सामने परिसर से भारी मात्रा में जानवरों की खालें और हड्डियां बरामद की गई। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जहां ये अवैध मामला बरामद हुआ। साथ ही मौके पर मिले अवशेषों को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करने की काम भी नगर पालिका की टीम द्वारा की जा रही है। तहसीलदार वीरेंद्र सजवान ने स्पष्ट किया कि इस अवैध धंधे में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और प्रशासन उन लोगों की कुंडली खंगाल रहा है जिनका ये मामला था। पुलिस और राजस्व विभाग टीम दोषियों पर सख्त कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है और मौके पर पूरी संयुक्त कार्रवाई में तहसीलदार के साथ भरत चंद, सुमित फुलेरा, अवनीश तोमर, मनोज कश्यप और अजय जोशी समेत भारी पुलिस बल और नगर पालिका कर्मचारी भी मौजूद रहे। यह है कि कल बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक ट्रक जो संदिग्ध कोई सफेद पदार्थ कंटेनरों में भर के ले जा रहा था, जो कि प्रथम दृष्टता चर्बी के रूप में महसूस हो रहा था, उस पर कार्रवाई करते हुए ट्रक को तो कल सील कर दिया गया। मगर ये भी लगातार शिकायतें आ रही कि इस्लाम नगर गोटिया की तरफ अवैध रूप से पशुवध हो रहा है और उसका मांस की बिक्री की जा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज नगर पालिका परिषद और प्रशासन और पुलिस प्रशासन पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये संयुक्त रूप से ये अभियान चलाया गया कि जिसमें कि अवैध रूप से जहाँ पशु कटते हैं उसकी जांच की जाए और अवैध का उस पर कार्रवाई की जाए। उसके तहत आज यहाँ पे इस्लाम नगर गोटिया में एक संदिग्ध। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। मंत्री देहरादून जनपद के प्रभारी स्वास्थ्य एवं संसदीय कार्य अनेक विभागों के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी और शहरी विकास और अन्य विभागों के मंत्री भाई राम सिंह कैडा जी, समाज कल्याण मंत्री आदरणीय कल्याण दास जी और महापौर देहरादून जिनके कुशल नेतृत्व में देहरादून महानगर तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे भाई सौरभ सप्रियाल जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, सहदेव सिंह कुलदीप जी, सविता कपूर जी, पूर्व मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, सदाब जी और श्याम जी, काजमी साहब, मधु भट्ट जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण पीछे बैठे हैं, विश्वास टावर जी और अनिल गोयल जी, पुनीत जी, सभी। अब मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है बहुत लंबा हो जाएगा, क्यों मान साहब? अमली जी और मैं देहरादून में लगभग अमिता जी आप कह रहे होंगे आपका नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर वर्मा जी बैठे हैं, वर्मा जी सोच रहे होंगे मेरा नाम नहीं ले रहे हैं, विनय जी सोचेंगे मेरा नाम नहीं, आप संतोष जी से लेकर मैं सबका राधे राधे। हमारे मंडली देहरादून में मुझे भी लगभग लगातार उत्तराखंड जिस दिन बना था उस दिन से लेकर मैं भी आप ही लोगों के बराबर देहरादून में तो नहीं रहा हूँ क्योंकि प्रवास पर रहता हूँ, लेकिन जितने दिन प्रवास छोड़ के ज़्यादा टाइम देहरादून में ही रहा हूँ। तो लगभग
जितना उत्तराखंड राज्य की स्थापना को हो गए उतने दिनों से देहरादून की हर गली मोहल्ले अनेक कार्यक्रमों में आप सबके बीच में आना जाना रहा है। इसलिए हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से, हर एक स्थान से बहुत नज़दीक से जुड़ाव भी है, सबसे मिलना भी है, आत्मीय संबंध भी है। तो मेरे सभी देहरादून के सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, पूर्व पार्षदगण, हमारे सब अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले सभी पदाधिकारीगण, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों ने आज जिस आत्मीयता से, सम्मान से सभी का यहाँ पर स्वागत किया, उसके लिए भी मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आज सच में ये हॉल के आज लोकार्पण और हमारी जो विरासत है उसके संवर्धन और उस विरासत को सजोने का काम इस युगमंदिर हॉल के माध्यम से हुआ है। उनके परिवारजन भी यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज सच में वातावरण आज बहुत अच्छा है, शांति है और एक सकारात्मक वेग आज इस वातावरण में हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों का जो उत्साह है वो इस बात का प्रमाण है कि देहरादून का जो विकास है अब वो केवल एक सरकार का कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिस प्रकार का मैं अपने सभी दायित्ववान लोगों का देखता हूँ, माननीय विधायकों का देखता हूँ या अन्य सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे उन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का देखता हूँ या समय समय पर हमारे पार्षदगणों का भी देखता हूँ, वो भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार जागरूक रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देहरादून का जो विकास है वो केवल अब सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अब ये एक जन आंदोलन बन चुका है। घर घर से अब आवाज उठने लगी है। भाइयों बहनों, देहरादून में जो यहाँ की सरकार है, शहर की आपकी सरकार है, अभी 1 साल का वर्ष आप सब लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अनेक काम भी आप लोगों ने पूरे किए हैं। यहाँ पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल जी ने, यहाँ की नगर निगम की पूरी टीम ने, हमारे सभी पार्षदगणों ने, मैं सभी पूरी टीम को इस 1 वर्ष में अनेक उपलब्धियाँ जो आप सब लोगों ने प्राप्त की है उसके लिए मैं आप सभी को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे देहरादून को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपनी भूमिका निभाने वाले अभी जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं उनसे भी मिलने का अवसर मिलेगा। और सच में हमारे स्वच्छता सैनिक भी जो ऐसे कर्मयोगी हैं, साथी हैं, जो बिना किसी अपेक्षा के दिन रात एक कर्मयोगी की तरह काम करते हैं और देहरादून शहर को स्वच्छ सुंदर बनाने में निरंतर जुटे रहते हैं। इसके साथ ही आज यहाँ पर नगर निगम के द्वारा जो अनेक कार्य जो विकास के किए जा रहे हैं उन कार्यों को और विस्तृत जानकारी भी देखने को मिली है, वो उसको देखकर भी बहुत प्रसन्नता हो रही है कि एक अच्छा अनुभव हुआ है। लेकिन अभी हमें और आगे जाना है, हमें अभी और मेहनत करनी है। देहरादून शहर को हमको हर रैंकिंग में देश के प्रमुख शहरों की रैंकिंग में अग्रणी स्थान पर लाना है। जैसे मैं राज्य के लिए कहता हूँ कि हमको अपने राज्य को देश के हर मानक पर अग्रणी श्रेणी के राज्यों में लाना है, उसी प्रकार से देहरादून महानगर को भी हमको अग्रणी जो निगम होते हैं, अग्रणी जो शहर होते हैं, महानगर होते हैं, उसमें हमको लाना है। तो आप लोग को और अधिक मेहनत करनी है।
जितनी मेहनत हो रही है उससे भी अधिक मेहनत करनी है। तो तैयार है ना आप लोग और मेहनत करने के लिए? अरे आज तो सब काम करने वाले ही लोग अंदर बैठे हैं, जिनके कारण से ही नगर निगम जो है हमारा नंबर 1 का नगर निगम बनना है, जिनके परिश्रम से, जिनके प्रयासों से। क्यों सौरभ जी तैयार है ना? भाइयों बहनों, आज हमने जो है यहाँ पर 2 परियोजनाओं का यहाँ पर लगभग 4 करोड़ की लागत से अधिक की योजनाएं हैं, इनका विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इन योजनाओं के माध्यम से देहरादून निश्चित रूप से विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ेगा। यहाँ के हमारे नागरिकों को, आने वाले लोगों को अनेक उनके जीवन को सरल बनाएगा, सुलभ बनाएगा। और आज जिस जुगमंदर टाउन हॉल में हम सब एकत्र हुए हैं, उसका एक जीर्णोद्धार केवल एक भवन का नवीनीकरण नहीं है, बल्कि हमारी विरासत के सम्मान और विकास की नई सोच का प्रमाण है। अब यह हॉल देहरादून की नई पहचान का प्रतीक बन चुका है। अगर मैं इसको नए पहचान का प्रतीक कह रहा हूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां अतीत की गरिमा भी है और भविष्य की अनेक संभावनाएं भी हैं। मुझे याद है कि मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में इस हॉल में आया हूं और 2017 का मुझे ध्यान है, जब सरकार बनी थी तो यहीं पर जो है एक सम्मान का कार्यक्रम हुआ था सभी विधायकों का। तो उसमें हमारे कपूर साहब भी थे उसमें, और बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ था। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि पूरा इसका दृश्य बदल गया है। विरासत भी है और विकास भी है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं विकास और विरासत दोनों रहनी चाहिए, यानी कि हमारी विरासत भी आगे बढ़नी चाहिए और उसमें नवाचार भी होना चाहिए, इनोवेशन भी होना चाहिए। तो उसमें पूरा सम्मिश्रण इस हॉल में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा शहर के विभिन्न पार्कों के सौंदर्यीकरण, हरित क्षेत्रों के विकास, नागरिकों के लिए बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं के विकास कार्यों से जुड़े कार्यों का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही केदारपुरम में कैनाल के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी किया गया है। ये सभी कार्य स्वच्छ और सुंदर देहरादून के हमारे जो लक्ष्य हैं, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा करने में मील का पत्थर साबित होंगे। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के शहरी क्षेत्रों को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में स्वच्छता की एक नई कार्य संस्कृति विकसित हुई है, वहीं अमृत योजना के माध्यम से शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में भी अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्मार्ट सिटी मिशन के माध्यम से देश भर के शहरों को आधुनिक, सुविधायुक्त और भविष्य के अनुरूप, जो भविष्य में आने वाली चुनौतियां हैं, भविष्य में किस प्रकार से जनसंख्या का दबाव बढ़ने वाला है, किस प्रकार से लोगों को आवास चाहिए, कैसी सुविधाएं चाहिए, किस प्रकार की पार्किंग होनी चाहिए, किस प्रकार सड़कों का निर्माण होना चाहिए, उसके अनुरूप विकसित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से देश के लाखों गरीब परिवारों का खुद का घर होने का सपना भी साकार हुआ है। सच में अगर देश की आजादी के बाद अगर हम पिछले 70 वर्षों को देखेंगे तो 70 वर्षों में बहुत कम मात्रा में मकान बनाए गए और इन सालों में लगभग 4 करोड़ के लगभग पूरे देश के अंदर गरीब भाई बहनों को उनके अपने घर मिले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य का चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना हो, या युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर सृजित करने हो, हम प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। प्रतिबद्धता, निरंतरता और अनवरत बिना रुके
लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम देहरादून को भी एक आधुनिक शहर और विकसित शहर बनाने के प्रयासरत हैं, जहां एक और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को